हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। हम जो है वो देख रहे थे कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, और उसमें हमने देखा कि कोरिलेशन में हमने अभी तक जो है वो एक स्कैटर डायग्राम जो है उसकी मदद से हमने कोरिलेशन को मेज़र करने की कोशिश की। स्कैटर डायग्राम जो है वो ये तो बता देता है कि रिलेशन कैसा है, लेकिन वो उसको मेज़र नहीं कर पाता है। समझ पा रहे अपन कि भाई सीधी लाइन है तब तो वो ये भी बता देगा कि भाई +1 है या -1 है, ऐसा तो बता देगा। लेकिन यहाँ पर भी अब तो कोरिलेशन तो है, लेकिन कितना है ये नहीं बता पा रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन तो बन नहीं रही। तो इस वजह से ये यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना बेहतर तरीके से इसे हमेशा इस्तेमाल करें वो सिचुएशन इसमें नहीं बनती है। तो सर अब कैसे करें? तो उसके बाद में एक आता है कार्ल पियर्सन। इसीलिए कहते हैं कोरिलेशन में जो सबसे बढ़िया काम जो वो कार्ल पियर्सन का ही माना जाता है। कार्ल पियर्सन ने सबसे बढ़िया काम किया। कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का तरीका दिया। जैसे अपन आर जो है उससे मेज़र करते हैं, ये इस तरीके से ये आर है, आर से इसे क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। कार्ल पियर्सन ने किस तरीके से किया पहले तो वो देखो। इसने कहा कि मान लीजिए दो टेबल, एक एक्स और एक वाई, ये 5, 6, 7, 8 और 9, और ये है जैसे 10, 11, 12, 13, 14 ये है। तो ये क्या कहता है कि एक तो आप काम करो x माइनस एक्स बार कर दो। एक्स बार मतलब कि मिड वैल्यू कैलकुलेट कर दो, और वहीं पर कर दो y माइनस वाई बार कर दो। क्लियर है? फिर एक और चीज़ कैलकुलेट कर दो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और एक कैलकुलेट कर दो y माइनस वाई बार का स्क्वायर। फिर एक तो x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई कर दो y माइनस वाई बार से, और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो y माइनस वाई बार के स्क्वायर से। और फिर ये फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हो, कोरिलेशन जो वो कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर ये आपको अमाउंट भी बताएगा, जैसे 0.8 बताएगा या 0.7 बताएगा, इस तरीके से बताएगा। तो ये कोरिलेशन बताने के साथ साथ उसे मेजर भी करेगा, उसे बताएगा कि भाई कितना है। ऑल द स्कैटर डायग्राम प्रोवाइड्स ए पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, लेकिन ये फेल हो जाता है प्रोवाइड एनी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप। ये नंबर के अंदर रिलेशनशिप नहीं बता पाता है कि भाई कितना। द पियर्सन जो है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड इट गिव न्यूमेरिकल वैल्यू टू द एक्सटेंट ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोरिलेशन के अंदर सबसे बढ़िया काम किसने किया, तो सबसे बढ़िया काम जो है वो कार्ल पियर्सन का ही माना जाता है। और इसने ये फॉर्मूला दिया कि अगर आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो आप एक काम कीजिए, x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार, इनका समेशन कर दीजिए और डिवाइड में कर दीजिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर गुणा y माइनस वाई बार का जो है, और उस तरीके से उनका समेशन जो है वो इन दोनों को अंडर रूट में रखिए, तो आपको कोरिलेशन जो है वो पता चल जाएगा। अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है, मीन ऑफ x i माइनस एक्स बार है और y i माइनस वाई बार, i मतलब कि एक से लेके जितने भी है y जो वो सारे, इसको कॉल्ड अबाउट कोवेरियंस। और इसने मदद की कोवेरियंस के हिसाब से कि कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो कोवेरियंस अगर कैलकुलेट करना है तो कोवेरियंस का भी उसने फॉर्मूला दिया कि 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, और वैसा का वैसा इसने कोवेरियंस के लिए जो है फॉर्मूला दिया है, जिससे आपको n जो है वो बाय n टू गेट कोवेरियंस x एंड y, बट इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ x एंड y। नॉट फ्री फ्रॉम द यूनिट ऑफ, अब ये यूनिट ऑफ जो है उससे फ्री कैसे नहीं है। जैसे समझिए किसी में अगर जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1000 है, किसी में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है। क्लियर है? तो मान लीजिए x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार जो है उसका मल्टीप्लाई जैसे 10 आया है और यहाँ 100 आया है, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 100 कर देगा तो 0.1 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो ये दिक्कत आ जाती है। ऐसा 1 से ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन ये हमेशा जो यूनिट ऑफ जिससे आप कैलकुलेट कर रही है, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, इससे अपन फ्री नहीं होते। एक तो फ्री कैसे, जैसे एक तो होता है कि भाई 10 का टेस्ट था और 100 का टेस्ट था,
तो इन दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि 10 में से जिसने 9 नंबर लेके आया वो अच्छा लेके आया, और 100 में से जैसे 15 लेके आया, तो यूँ तो 15 बढ़िया लेके आया, 9 से अच्छे नंबर लेके आया, लेकिन ये 100 के दृष्टि से देखें या 100 के हिसाब से देखें तो ये कम नंबर लेके आए। तो अपन क्या करते हैं, फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट करके हम क्या करते हैं, उनको एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे लेके आते हैं। कि मान लीजिए दोनों का टेस्ट 100 का होता तो क्या कहते हैं, तो फिर हम परसेंटेज निकालते हैं, भाई ये 90% लाता और ये 15% लाता। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो रही थी कि भाई ये यूनिट जो है वो एक्स और वाई के उससे फ्री नहीं था, और उस वजह से हमने क्या किया, टू मेक इट यूनिट फ्री, यूनिट से फ्री करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड के अंदर ही एन की जगह हमने क्या करना शुरू कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी एक्स का है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी वाई का है उससे डिवाइड करना शुरू कर दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अपने को पता है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जो है उस तरीके से करते हैं। और वाई का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन करते हैं। और इसके हिसाब से उसने अपना फार्मूला जो मॉडिफाई किया, फार्मूला मॉडिफाई करके उसने डिवाइड के अंदर क्या किया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो लिखना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया, कार्ल पियर्सन जो है उसने इस तरीके से फार्मूला दिया, ये यूँ लिख दीजिए 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार गुणा वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इस तरीके से इसने क्या किया, ये कैलकुलेट करना शुरू किया। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, यूनिट जो थी जो इस यूनिट के हिसाब से उससे कैलकुलेट हो रहा था उससे उसको फ्री कर दिया। मतलब जैसे एक परसेंटेज कैसा होता है उसी तरीके से इसने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। इसी फॉर्मूले को आगे लिख भी रखा है आप सही तरीके से, एक मिनट है ना, हाँ ये बीच में थोड़ी जगह ज़्यादा खाली हो गई है। ये देखो कोवेरियंस एक्स और वाई का जो कोवेरियंस है डिवाइडेड बाय क्या कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको, तीनों फॉर्मूले जो वो तीनों याद रखने होंगे। पहला जो फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो, और फिर फ्री फ्रॉम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट नहीं है वो, कोवेरियंस की मदद से और बिना कोवेरियंस की मदद से कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। मतलब ये तीनों फॉर्मूले जो वो आपको याद करने होंगे। क्लियर? ये इसने इस तरीके से इसको बताया। प्रॉपर्टीज क्या है कि कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट आर जो वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल। मतलब कि अगर कोई एक चीज़ जोड़ी जाए या वही अमाउंट जो है वो सब में से माइनस किया जाए, या वही अमाउंट सबको मल्टीप्लाई किया जाए, या वही अमाउंट सबसे डिवाइड किया जाए, तो कोरिलेशन जो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो प्योर नंबर होगा और फ्री फ्रॉम यूनिट्स होगा। वो अपन अभी देखा कि फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट करने के लिए हमने डिवाइड में क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से किया। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हमेशा -1 से लेके +1 तक होता है, +1 से लेके -1 तक। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसके बीच में लाइज करता है, -∞ टू +∞ या -1 टू +1, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो ये ध्यान रखना, -1 से +1 के बीच में होते हैं। क्लियर है? ये यहाँ तक की बात है। +1 का मतलब क्या है? +1 का मतलब है +1 का मतलब है परफेक्टली पॉजिटिव, और -1 का मतलब है परफेक्टली नेगेटिव। अब जैसे 0.8 लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर x जो है जैसे उसके अंदर ये 100 से 200 हो गया, 100% हो रहा है, तो y जो उसमें कितना होगा, 80% होगा। तो ये अगर 200 है तो 200 का 80% कितना हो गया, 160 इंक्रीज होगा, मतलब 360 तक आएगा। यहीं पर माइनस होता दिए लेस होता, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाता। क्लियर है? समझ पा रहे बात? लेकिन यहाँ पर अपने को क्या चाहिए था, x और y जो है वो ऐसा चाहिए था 5, 7, 8, 9, 10 जैसे, और इसमें जैसे 10, 12, 14, 15, 16 इस तरीके की वैल्यू चाहिए होती थी। तभी अपन जो वो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर
और y माइनस वाई बार का स्क्वायर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी वैल्यू ऐसी भी होती है जिनको हम नंबर के अंदर मेज़र नहीं कर सकते सर। जैसे हो गया आपका इंटेलिजेंस वगैरह, जिसको हम क्या कर सकते, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या नंबर के अंदर? नहीं, कि ये इंटेलिजेंट 10 नंबर है, ये इंटेलिजेंट 5 नंबर है, ये इंटेलिजेंट 4 नंबर है। या फिर जैसे प्यार की मैं उसको 5 किलो प्यार करता हूँ, उसको 7 किलो प्यार करता हूँ, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कुछ चीज़ें होती है जिसको हम यूनिट के अंदर मेजर नहीं कर सकते। मतलब लड़का प्रपोज कर रहा है कि मैं तुमसे 17 किलो प्यार करता हूँ, ऐसा कह सकता है क्या? नहीं। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इंटेलिजेंस हो गया, ये ऑनेस्टी हो गया, ये सारी चीज़ें इनको यूनिट के अंदर मेजर नहीं कर सकते। तो कार्ल पियर्सन वैसे तो बढ़िया था, मतलब बता रहा है कि कितना रिलेशन है, उसे क्वांटिटी में कैलकुलेट करके दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो चीज़ें यूनिट के अंदर या अमाउंट के अंदर मेजर नहीं कर सकते, वहाँ पर ये जो है वो फेल हो रहा था। तो फिर उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन एक नया मेथड है, जैसे किसने दिया? स्पेयरमैन ने दिया। स्पेयरमैन ने कहा कि भाई जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, जिसको आप नंबर्स में नहीं बता सकते, लेकिन उसको आप ये तो दे रैंक तो दे सकते हो। मतलब कि भाई जैसे 10 है, उसमें से 10 स्टूडेंट जो 5 स्टूडेंट जो खड़े हैं, उन 5 में से इंटेलिजेंस के हिसाब से उसे नंबर तो नहीं दे सकते 5 को, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि 5 में से सबसे ज़्यादा होशियार कौन और सबसे कम होशियार कौन। कि भाई ये पहले नंबर सबसे ज़्यादा होशियार, ये सेकंड नंबर रैंक इसकी, थर्ड नंबर रैंक इसकी, फोर्थ नंबर इसकी और फिफ्थ नंबर इसकी, ये तो कह सकते हैं इंटेलिजेंस में, उन्होंने कहा। या फिर जैसे कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हो? अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, ये अपने सिस्टर को, या फिर किसी और को। तो आप ये अमाउंट के अंदर तो नहीं मेजर कर सकते, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं भाई सबसे ज़्यादा मैं जो है वो प्यार मम्मी को करता हूँ, उसके बाद में पापा को करता हूँ, उसके बाद में भाई को करता हूँ, उसके बाद में सिस्टर को, उसके बाद में जैसे किसी और को, भांजे को, इस तरीके से। ये इस तरीके से तो आप बता सकते हैं, समझ पा रहे हैं बात? तो ये जो है चीज़ें आप इस तरीके से रैंक जो है वो दे सकते हो। तो जहाँ कार्ल पियर्सन का जो है वो सिर्फ यूनिट में, जिसको आप अमाउंट के अंदर मेजर कर सकते हो, उसी में डील कर रहा था। वहाँ पर ये जो है वो एट्रीब्यूट, नॉर्मली जो गुण होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा काम आने लगा स्पेयरमैन। तो कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस वेयर द डायरेक्ट क्वांटिटेटिव measurement of the variable is not possible for the considering honesty, efficiency, intelligence. However, we can rank the different item and apply Spearman's method of rank difference for finding the degree of correlation. Suppose we want to measure the extent of correlation between the rank obtained by a group of 10 students in economics and statistics. Since we do not have actual marks or the rank are not quantitative variable, we are use Pearson's जो Spearman's rank correlation coefficient. It is often denoted by, एक सेकंड है ना, since we do not have actual marks we will use Spearman's, ये पियर्सन नहीं है, सॉरी, इसको स्पेयरमैन करना होगा। Spearman's रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और इसने क्या किया, ये इसको डिनोट कैसे करते हैं? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसको किससे डिनोट करते हैं? ये तो बहुत हाईलाइट जो है वो करके रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन जो सीधा पूछा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोरिलेशन जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने दे दिया आर, दे दिया वाई, दे दिया अल्फा, दे दिया बीटा, दे दिया गामा, दे दिया, इस तरीके से। तो इसको RHO से जो है वो डिनोट किया जाता है। ये P जैसी इस तरीके की डिज़ाइन होती है इसकी। और इसने फार्मूला दिया 1 - 6 D1 स्क्वायर और N - N स्क्वायर -1। अब ये D जो है वो क्या होता है? जैसे डिफरेंस इन रैंक, जैसे ये था X जो था उसके अंदर, अभी समझने के लिए एट्रीब्यूट से नहीं, अपन नंबर से ही देख रहे हैं ताकि आपको आसानी समझ आए। जैसे 5 था, 7 था, 9 था, 3 था और 2 था। और ये जो था वो 10 था, 12 था, 9 था, 8 था और 6 था। तो उस केस के अंदर हम रैंक जो वो दे सकते हैं। तो रैंक हमने दी कि सबसे ज़्यादा कौन है, ये इसको दे दिया फर्स्ट रैंक, इसको दे दिया हमने सेकंड रैंक, इसको हमने दे दिया थर्ड रैंक, इसको हमने दे दिया फोर्थ रैंक, इसको दे दिया हमने फिफ्थ रैंक।
वहीं पर यहाँ पर बात करें तो इनकी रैंक जो वो ऐसे दे दी कि सबसे ज़्यादा 12, उसके बाद में ये 10, उसके बाद में 9, उसके बाद में ये 8, उसके बाद में ये 5। अब डी जो है वो क्या होगा, रैंक का डिफरेंस। 3 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, और 4 माइनस 4 0, और 5 माइनस 5 0। तो ये इस तरीके से आपने क्या कर दिया, रैंक दे दिया। 1 माइनस 6 डी स्क्वायर, ये जो रैंक का जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर माइनस 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो वो कितना, वेयर डी इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ द इंडिविजुअल, एन इज द नंबर ऑफ पेयर रैंक। एन कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। Hence the variable x and y takes value of x to n natural number as we know from our previous unit। मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, ये ऐसे तो मीन कैलकुलेट करते हैं, ये अपन ने पहले देखा भी था। मीन तो सीधा ही ऐसी तरीके से होता है, और ये जो है ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाय 12 से अपन कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के अगर हम कर रहे हैं। In the calculation of rank correlation coefficient, if several unit have been same score, अगर जैसे अब यहाँ पर ये हो गया, ये 7 है और ये भी मान लीजिए 7 हो जाता, तो उस केस के अंदर क्या होता, इसकी भी सेकंड रैंक है, इसकी भी सेकंड रैंक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइड रैंक। क्वेश्चन पूछ ले कि टाइड रैंक क्या होता है, तो टाइड रैंक क्या होता है, जब दो जो यूनिट है उनकी सेम रैंक आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइड रैंक। और अब क्या करें, अब इसको सेकंड रैंक दें, इसको सेकंड रैंक दें, या इसको सेकंड रैंक दें, या दोनों को सेकंड रैंक दें, या दोनों को थर्ड रैंक दें, क्या करें। तो उस केस में क्या करें, द यूजुअल वे टू डील विद सच ए केस टू अलॉट एवरेज रैंक टू ईच ऑफ दिस इंडिविजुअल एंड देन कैलकुलेट प्रोडक्ट मूवमेंट। तब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक एवरेज रैंक दे सकते हैं। 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 2.5, तो दोनों को 2.5 दे दिया। इसकी भी रैंक 2.5 और इसकी भी रैंक 2.5। और उस केस में जो पी है वो कैसे कैलकुलेट होगा, 1 माइनस 6 सिग्मा D1 स्क्वायर, और ये वापस सिग्मा टी क्यूब जो टाइड हुई है वो माइनस टी डिवाइडेड बाई 12, और एन माइनस एन स्क्वायर। एन जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द टाइड। जैसे 3 का रैंक जो है वो सेम आ गया तो वहाँ पर टी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 4 की रैंक जो वो सेम आ रही है तो टी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नो मैटर वेदर इट इज़ फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से नंबर की रैंक थी। जैसे 7वें नंबर पे 7वीं रैंक पे 3 लोग आए हैं, या 8वीं रैंक पे 3 लोग आए हैं, या 5वीं रैंक पे 3 लोग आए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ फ़र्क इससे पड़ता है कि उस रैंक पे कितने लोग आए हैं। तो जैसे 5 लोग उस रैंक पे आ गए तो टी 5 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है, द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये भी -1 से +1 में होगा। व्हेन द रैंक्स ऑफ ईच इंडिविजुअल इन इट्स ट्रू एट्रीब्यूट रैंक इन स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर इक्वल, तो विल टेक द value 1 when the rank of one attribute is just the opposite of the other. Say the student who topped in the statistics get the lowest marks in the economics one will take the -1। मतलब ये आगे का इंटरप्रिटेशन उसका सेम ही रहेगा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो अगर +1 है, इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव है। परफेक्ट पॉजिटिव मतलब कि अगर एक 10% से बढ़ रहा है, दूसरा भी 10% से बढ़ रहा है, और -1 है मतलब कि एक 10% से बढ़ रहा है तो एक 10% से कम हो रहा है। और -1 का मतलब जिसका स्टेट्स में, जैसे इसने एग्जांपल लिया कि स्टेट्स में जिसके टॉप है, और -1 है मतलब उसका इकोनॉमिक्स में सबसे लोवेस्ट नंबर है। व्हेन द रैंक ऑफ वन एट्रीब्यूट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अदर, तो वहाँ पर -1 होगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका कोरिलेशन। बहुत सिंपल सा था कि कोरिलेशन में सबसे पहले हमने देखा कि स्कैटर डायग्राम कि एक ग्राफ लीजिए, ग्राफ पे जो है वो वैल्यू प्लॉट कीजिए, और उसके बाद में आप क्या कर दीजिए, सीधा सा सिंपल सा आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए उस ग्राफ को और पता कर लीजिए। अगर सीधी सिंपल लाइन जो ऊपर की साइड में जा रही है तो +1 हो गया, नीचे की साइड में जा रही है -1 हो गया। और अगर इस तरीके की लाइन जो वो नहीं बन रही है लेकिन आस पास में और ऊपर की साइड में जा रही है तो
पॉजिटिव कोरिलेशन है लेकिन परफेक्ट नहीं है, और कोई डायग्राम नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर जीरो कोरिलेशन जो वो बन रहा है। क्लियर। फिर उसके बाद में कार्ल पियर्सन आया। कार्ल पियर्सन ने कोवेरियंस के हिसाब से फॉर्मूला दिया। उसने पहले जो फॉर्मूला दिया वो तो सीधा दे दिया कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्कोर वाई माइनस वाई बार का स्कोर, मतलब कि ये एन के हिसाब से रख रहा था। तो फिर वहाँ पर ये दिक्कत ये आ रही थी कि भाई जो रैंक जो यूनिट जो थी एन की वो काफ़ी मैटर कर रही थी कि यूनिट अगर किसी में ज़्यादा यूनिट है तो फिर उसमें अलग आ जाता, और जिसमें कम है उसमें कम आ जाता। तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस एन वाले लफड़े को हटाओ और इसकी जगह डिवाइड में क्या कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन का रख दो। तो फिर उन्होंने सीधा कर दिया सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार और डिवाइड बाय क्या कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो अपन वो सीधा क्या कह सकते हैं, कोवेरियंस एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इस तरीके से दिया। लेकिन फिर कार्ल पियर्सन के अंदर भी ये दिक्कत आई कि भाई वो सिर्फ यूनिट जिसको मेजर कर सकते हैं उसी को कर सकता था, क्योंकि नंबर चाहिए होते थे। तो फिर कुछ जो एट्रीब्यूट होते हैं, गुण होते हैं, जिनको अपन नंबर में मेजर नहीं कर सकते, वहाँ पर ये जो है मेथड फेल हो रहा था। तो फिर एक स्पेयरमैन आया और स्पेयरमैन ने रैंक मेथड दिया और उसने कहा कि मेरे हिसाब से करो, मैं तुम्हारा जो है वो सही से बता दूंगा। तो इसने कहा कि रैंक दे दो, उसके हिसाब से उसने फॉर्मूला दिया। फिर उसने ये भी बताया कि अगर टाइड हो जाए रैंक तो उस केस के अंदर किस तरीके से हम रैंक जो है वो देंगे, वो भी उसने बताया। क्लियर है। इसके बाद में आपका सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। अब देखिए कोरिलेशन जो वो क्या करता है, सिर्फ एसोसिएशन बताता है, दोनों के अंदर किस तरीके का रिलेशन है ये बताता है, लेकिन इससे हम फोरकास्टिंग नहीं कर पा रहे थे, और फोरकास्टिंग के लिए रिग्रेशन आया। फोरकास्टिंग मतलब जैसे इसने ये तो बता दिया कि एडवर्टाइजमेंट और सेल्स में रिलेशन कैसा है, कि जैसे +1 है कि एडवर्टाइजमेंट में जितने परसेंटेज से इंक्रीज होता है उसके हिसाब से सेल्स में भी होगा। लेकिन ये नहीं बता सकता कि जैसे 15,000 अगर एडवर्टाइजमेंट करें, 15,000 रुपये अगर एडवर्टाइजमेंट पे करें तो सेल्स कितनी होगी। ये ज़रूर कह रहा है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि 15,000 के एडवर्टाइजमेंट पे कितना होगा। तो उस केस के लिए हमने क्या किया, इस कोरिलेशन को आगे जो है वो स्टडी किया और इससे इसे हमने क्या किया, रिग्रेशन पे पहुँचे, और रिग्रेशन ने ये जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्यूशन बताया। एज फार वी हैव डिस्कस द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द, एक सेकेंड है ना, As far we have discussed the method of computing of degree of correlation exists between the two given variable. In bivariate data, we may have one variable of particular interest dependent variable. ध्यान रखिएगा, एक जो है वो dependent variable है, and the other is study as ability to explaining the former. समझिएगा, जैसे कि सेल्स कितनी होगी, सेल जो है वो जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एडवर्टाइजमेंट पे। तो एक तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल कि भाई सेल्स जो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा जो एक्सप्लेन करेगा उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से कहेंगे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है कि भाई सेल के हिसाब से भी एडवर्टाइजमेंट जो वो कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से अगर ऐसा करते हैं तो सेल जो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और एडवर्टाइजमेंट जो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब जिसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो इंडिपेंडेंट, और जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है। इन सच ए सिचुएशन वी वुड लाइक टू गेस द डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, और वहाँ हम चाहेंगे कि हमें इन दोनों का रिलेशनशिप पता चले। दिस इज़ द आइडिया ऑफ रिग्रेशन। ए लाइन will have to be fitted to the point plotted in the scatter diagram to calculate the amount of change that will take place in the dependent variable, generally denoted by the y for the unit change in the explanatory variable, और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेनेटरी भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रीज़न क्या है ऐसा याद रखने का, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो वो इंडिपेंडेंट की जगह क्या कर देता है, एक्सप्लेनेटरी वर्ड यूज कर लेता है, डिनोटेड बाय द एक्स, और उसके हिसाब से इक्वेशन जो बनाई, और जिसे हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन की है। हेयर फॉर द टाइम बीइंग वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू ए लीनियर रिग्रेशन ओनली। वी कैन मेक प्रेडिक्शन ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई ऑन द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट बाय एस्टिमेटिंग द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई
और नेक्स्ट इन दिस द रेस्ट ऑफ द सेक्शन वी विल ट्राई टू जो वो ये हम डिडक्ट करेंगे एफिशिएंट वे टू रिग्रेशन लाइन। समझिएगा ये रिग्रेशन लाइन और ये क्या कहना चाहता है। देखो कोरिलेशन जो वो ये कह रहा था कि भाई ये अगर ये अमाउंट इतना है तो ये अमाउंट इतना होगा, एडवर्टाइजमेंट पे इतना था तो ये इतना था, ये इतना था तो उस केस में इतना था, तो ये ऐसी जैसे लाइन बन गई और ये स्कैटर डायग्राम इसके आसपास था। ये अब रिग्रेशन लाइन जो है वो क्या कहता है, इस लाइन को हम फिट करके ये पता करना चाहते हैं कि अगर ये अमाउंट होगा तो ये कितना होगा, या फिर अगर ये अमाउंट जो ये इतना होगा तो ये अमाउंट जो है वो कितना होगा। तो ये जो है ये क्या है, रिग्रेशन लाइन। इस रिग्रेशन लाइन की मदद से हम क्या करते हैं, एक की मदद से दूसरे को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। द टर्म रिग्रेशन लाइन वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय द सर फ्रांसिस गैल्टन। याद रखिएगा नाम किसके द्वारा किया गया, सर फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा। Describing the finding of a study of hereby characteristics, he found that the height of the descendant has the tendency to depend or regress to average of the height of the race। समझिएगा ये क्या कह रहा है, जैसे यूँ समझिए आप, सिंपल सा तरीका ये कि भाई माता पिता की हाइट के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट जो वो क्या होगी। तो ये क्या एक तरीके से रिग्रेशन है, समझ पा रहे हैं बस। और ये रिग्रेशन को एक्चुअली शुरुआत इसी तरीके से हुई थी कि भाई जैसे एक बहुत ही ज़्यादा लंबी हाइट का लड़के और छोटी हाइट की लड़की की शादी की जाए तो उनके बच्चे जो है वो क्या हाइट के होंगे, एवरेज हाइट के होंगे या किस तरीके से होंगे। तो ये इस तरीके से रिग्रेशन जो है उसका शुरुआत हुआ। शुरुआत में ये बायोलॉजी में रहा, लेकिन फिर अब स्टेट्स के हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि समझिएगा हम जो है देखो स्टेट्स पढ़ क्यों रहे हैं, स्टेट्स पढ़ रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, डिसीजन लेने में हमारी स्टेट्स मदद करें। क्या बिना काम किसी के लिए कोई कुछ करता है क्या, नहीं। अगर ये रिग्रेशन कहीं काम नहीं आता तो क्या हम इस रिग्रेशन को पढ़ रहे होते, क्या हम माथाफोड़ी कर रहे होते, नहीं। ये रिग्रेशन हम पढ़ इसीलिए रहे हैं ताकि हमें मदद करें। मदद किस तरीके से करें, फोरकास्टिंग में, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट इतना करूँगा तो मेरा सेल्स जो वो कितना होगा। सच ए टेंडेंसी लेड गाल्टन टू कॉल ए लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप और लाइन ऑफ रिग्रेशन। इस लाइन ऑफ एवरेज, इसको रिग्रेशन को ये भी कह सकते हैं कि लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप। अब कि भाई आपने तो ये जैसे डिसाइड किया कि पता किया कि अगर लड़के की हाइट जो वो लंबी होगी और लड़की की हाइट छोटी होगी तो बच्चे की हाइट जो वो एवरेज होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है कि वो लड़के पे ही गया और उसके हिसाब से हाइट लंबी चली गई हो या फिर हाइट छोटी रह गई हो। तो ये कैसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, एवरेज रिलेशनशिप की एवरेज जो क्या रहना चाहिए। नाउअडेज द लाइन ऑफ रिग्रेशन इज कॉमनली यूज इवन इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज के टाइम में तो ये हर जगह यूज होती है। अब ये जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है दो इक्वेशन है और ये इक्वेशन तो आपको पूरे अच्छे से याद होनी ही चाहिए। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x का मतलब क्या है, देखिएगा यहाँ लिख देता हूँ। y ऑन x का मतलब क्या है, y की वैल्यू x के अनुसार। जैसे x की जगह अपना एडवर्टाइजमेंट, तो कि एडवर्टाइजमेंट अगर इतने का करेंगे तो सेल्स कितनी होगी, तो ये y जो है सेल्स हो जाएगा और x जो क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो y ऑन x का मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी अगर x ये होगा। तो y इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी एक्स। y को कैसे कैलकुलेट करेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स। जैसे अपन पता करना चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट 10,000 का होगा तो कितना होगा, तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स की जगह 10,000 रखते हैं तो क्या होगा। सर ये a और b की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो देखो a की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि अगर जैसे a को अपन 0 रख देते हैं तो उस केस के अंदर वैल्यू जो वो क्या रहेगी और b जो वो क्या होगा, स्लोप होगा। ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसका जो स्लोप है मतलब ये ऊंचाई या नीचाई जो भी है जिसके हिसाब से स्लोप आ रहा है इसका, ये जो है ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन आगे देखेंगे। क्लियर। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, a और b की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। द फर्स्ट कांस्टेंट a इज द वैल्यू ऑफ y। ये क्या है, y की वो वैल्यू जब क्या होगा, x जो वो 0 रहेगा। मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट 0 कर दें, समझिएगा
अगर एडवर्टाइजमेंट 0 कर दें तो सेल्स कितनी होगी। ये तो क्या है, ये देखो लॉजिकल है, समझिएगा कि भाई आप कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट और ये सेल्स, आपने कहा कि 5,000 का एडवर्टाइजमेंट किया तो मेरी 1 लाख की सेल हुई। फिर मैंने 6,000 का एडवर्टाइजमेंट किया, मेरी सेल जो वो 1,10,000 हुई। मैंने 7,000 का एडवर्टाइजमेंट किया, मेरी सेल जो वो 1,15,000 हुई। क्लियर है। इसके हिसाब से हमने क्या किया, ये लाइन जो है वो मान लीजिए लाइन ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने को इसका स्लोप है जो पता चल जाएगा। स्लोप से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक तो लाइन ऐसी है जो इस तरीके से बढ़ रही है, एक लाइन इस तरीके से बढ़ रही है, एक लाइन इस तरीके से बढ़ रही है। इसका मतलब तीनों का अलग अलग है कि यहाँ पर जो है वो जैसे एक्स और वाई है, तो यहाँ एक्स में थोड़ा सा, पहली लाइन बात करें, एक्स में अगर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो वाई में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, मतलब स्लोप जो है वो तेज़ है। क्लियर है, मतलब ये तेज़ स्लोप है। दूसरे के अंदर कहें, यहाँ से अगर मान लीजिए इतना चेंज होता है तो वाई के अंदर चेंज हो रहा है लेकिन एवरेज हो रहा है। थर्ड वाले में एक्स में बहुत चेंज हो रहा है लेकिन वाई में बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एक तो ये तो इसके हिसाब से तुमने बी कैलकुलेट कर दिया इसके स्लोप के हिसाब से। एक हमने एक्स कैलकुलेट किया, ए कैलकुलेट किया सॉरी, कि एडवर्टाइजमेंट अगर 0 कर दे तो सेल्स कितनी होगी, तो उन्होंने कहा कि 50,000। तो उन्होंने कहा देखो अगर आपको सेल कैलकुलेट करना है 9,000 रुपये तो आप ये कहोगे 50,000 तो सेल होगी। क्यों सर 50,000 क्यों होगी, क्योंकि 50,000 तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे ना तो भी होगी। उसके बाद में डिपेंड करेगा कि आपका स्लोप कैसा है। स्लोप मतलब कि स्लोप तेज़ है तब तो मतलब कि वाई जो वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। अगर ये स्लोप स्लो है मतलब ढीला स्लोप है तो उस केस के अंदर ये जो है वैल्यू कम बढ़ने वाली है। मान लीजिए स्लोप आपका 0.8 है और ये 9,000 की कर दिया तो 9,000 इंटू 0.8 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके से ए और बी जो है ये होंगे। द कांस्टेंट बी इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन एंड गिव अस द मेजर ऑफ चेंज इन द वाई वैल्यू ड्यू टू यूनिट चेंज इन एक्स। ये बताता है, ये स्लोप क्या बताता है कि भाई एक्स के अंदर चेंज करोगे, एक्स में यहाँ से यहाँ पर आ गए तो वाई में कितना चेंज होगा। अगर स्लोप तेज है तो इसका मतलब ये ज़्यादा चेंज होगा, स्लोप कम है इसका मतलब इसमें चेंज कम होगा। दिस इज ऑल्सो called as the regression coefficient of y on x and denoted by the byx। समझिएगा, by on x कहो या byx कहो, समझिएगा। सीधा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, byx रिप्रेजेंट y on x, x on y, इस तरीके से। तो byx का मतलब क्या है, y on x, और आप सीधा याद कैसे रखोगे, बीच में on लिखना है, y on x। इफ़ वी नो ए एंड बी, अगर हमें ए और बी पता है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमें ए पता है, हमारी इक्वेशन है कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब हमें अगर ए का पता है और बी का पता है तो हम कोई भी एक्स की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से हम वाई की वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट प्रेडिक्शन वी माइट कमिट सम एरर। लेकिन फ्यूचर है और उसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। फॉर एग्जांपल इन ए डायग्राम एक्स वाई टेक वाई वन बट आवर रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई। हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर वी मेक ए प्रेडिक्शन predicting the dependent variable. We shall choose a value of a and b in such a fashion that these error are minimized। अब सर ये एरर क्यों हो जाते हैं, क्या कारण हो जाते हैं? अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि पहली बात तो आप जैसे सिंपल रिग्रेशन की बात कर रहे हो, सिंपल रिग्रेशन में 2 चीज़ों का आप लेके बैठ गए कि भाई जो है वो पेरेंट्स की हाइट और चाइल्ड की हाइट जो उसके हिसाब से आप मान के बैठ रहे हो, पेरेंट्स की हाइट के हिसाब से चाइल्ड का होगा। लेकिन सिर्फ यही तो नहीं है, उसके अलावा उसका न्यूट्रिशन क्या है, वो क्या खाना खाता है, किस तरीके का खाना खाता है, वो सारी चीज़ें भी तो मैटर करती हैं। तो हम सारी चीज़ तो स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ और भी कारण हो सकते हैं। या फिर जैसे स्कैटर डायग्राम में ये इस तरीके से था तो अपन ने तो ये वाले पॉइंट को माना, अब हो सकता है कि ये वाला पॉइंट रहे, क्योंकि स्कैटर डायग्राम ये तो इस तरीके से फैला हुआ है। क्लियर है। तो थोड़ा बहुत एरर रह सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एरर ख़त्म कर देंगे, हम कह रहे हैं कि हम एरर को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। सपोज देयर आर एन पेयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो है वो दे रखें, देन वी वांट टू फिट ए लाइन, और हम जैसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, ये बहुत सारे दे रखे हैं, उसके हिसाब से हम ये क्या करना चाहते हैं, लाइन बनाना चाहते हैं। क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर रिग्रेशन, ये जो लीनियर मतलब कि लाइन के हिसाब से जो रिग्रेशन बन रहा है, इस लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होगी,
y माइनस वाई बार जो है वो क्या होगा, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। इसको हम क्या कहते हैं, y ऑन x, और x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, बी एक्स ऑन वाई वाई माइनस वाई बार। ये है x ऑन y की, ये दोनों इक्वेशन आपको याद करनी है। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। इनको अपन बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। याद रखिएगा क्योंकि आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट और कोरिलेशन का जो साइन है वो सेम रहता है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का मतलब क्या है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो है, मतलब बी एक्स ऑन वाई या बी वाई ऑन एक्स जो है वो क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। इसकी प्रॉपर्टीज, इफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई डिनोट्स द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई रेस्पेक्टिवली। तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर होगा। ये सिंपल सीधा तरीके से बताऊँ ना, तो आर जो होता है ना वो क्या होता है, आर जो होता है वो जियोमेट्रिक मीन ऑफ बी एक्स वाई गुणा बी वाई एक्स। सर जियोमेट्रिक मीन मतलब मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करते हो ना भाई, यही करते हो, तो मतलब मल्टीप्लाई करके जितनों को मल्टीप्लाई करते हो उतने की पावर करते हैं 1 जो भी है। यहाँ पर 2 है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, तो क्या कर दोगे, आर इज इक्वल टू क्या कर दोगे, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की पावर 1/2, और उसी को क्या लिख सकते हैं, आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। और या फिर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये इधर से हटाना है, ये अंडर रूट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सेकंड क्या है, बी वाई एक्स जो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा गया। बी वाई एक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आर, देखिए बी वाई एक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। इसका जस्ट ऑपोजिट सामने वाली साइड में बी एक्स वाई कैलकुलेट करना है तो आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। थर्ड जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आर बी एक्स और बी वाई के जो साइन होंगे वो सेम होंगे। अगर बी एक्स वाई प्लस है तो इसका मतलब बी वाई एक्स भी प्लस होगा और आर भी प्लस होगा। अब कितना होगा वो अलग हो सकता है, लेकिन होंगे पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव मतलब सब पॉजिटिव है, एक नेगेटिव मतलब सब नेगेटिव, और एक जीरो मतलब सब नेगेटिव। इफ आर इज जीरो देन बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जो है वो भी जीरो। द एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन डिपेंड अपॉन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इफ आर इज जीरो देन द देयर आर परपेंडिकुलर। इफ आर इज +1 देन द कोइंसिडेंस और -1। समझिएगा, जैसे जैसे प्यार बढ़ेगा वैसे वैसे नज़दीकियाँ बढ़ेगी। मानते हो इस बात को? हाँ जी सर मानते हैं। और जैसे जैसे तकरार बढ़ेगा दूरियां बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? जैसे ये लाइन एक एक्स की, ठीक है, अब इन दोनों में या तो प्यार बढ़ रहा है या नफरत बढ़ रही है। दोनों ही केस के अंदर क्या रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। या तो प्यार बढ़ रहा है या फिर नफरत बढ़ रही है। सर कैसे? अरे यार आप सीरियल नहीं देखते हैं क्या? सीरियल के अंदर भी तो पता ही होगा आपको कि अगर हीरो और हीरोइन हमेशा क्या करते हैं, पहले लड़ते ही है, फिर उसके बाद में उन दोनों में प्यार होता है। तो नफ़रत भी अपने आप में क्या एक तरीके से प्यार है। चाहे आप प्यार करते हैं तो भी उसको याद कर रहे हैं पूरे दिन, और नफ़रत करते हैं तो भी पूरे दिन याद करते हैं। बस वो सेम की सेम बात कह रहा है कि अगर दोनों में +1 है तो भी साथ होंगे, और दोनों -1 है मतलब दोनों उल्टे रिलेशन वाले हैं तो भी वो दोनों साथ होंगे और एक ही लाइन बनेगी। लेकिन अगर दोनों में न प्यार है न तकरार है, न गुस्सा है न प्यार है, और इस तरीके से, तो फिर उनमें दूरियां बढ़ेगी। समझिएगा, आपके दिमाग में आप किसको याद करेंगे? एक तो जिसको प्यार करते हो और एक जिसको नफरत करते हो। जिसको प्यार करते हो उसको भी आप 24 घंटे साथ लेके चलते हो, फिजिकली भले हो ना हो, लेकिन मेंटली तो आप उसके साथ रहते हो। और जिससे नफरत करते हो उसको भी आप हमेशा साथ रह के चलते हो, फिजिकली नहीं हो तो मेंटली तो रखते हो दिमाग में, तो कि वो जब भी मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा उसके वाट लगानी। लेकिन एक कोई है जिसको
आप बिल्कुल न प्यार करते हैं न नफ़रत करते हैं, तो उससे आप कुछ रिलेशन रखेंगे क्या? नहीं। उसको याद रखेंगे क्या? नहीं। फिजिकली मेंटल रखेंगे क्या? नहीं। तो वैसे वैसे इनकी दूरियाँ जो बढ़ेगी वैसे वैसे ये 0 होगा तो ये होगा। देखो जैसे ये +1 है, क्लियर है, ये जैसे x की लाइन है। अब y की लाइन जो है वो अगर +1 है तब तो ये इसके जस्ट साथ में ही रहेगी, मतलब इसके ऊपर ही रहेगी। अगर ये इसके नज़दीक का रिलेशन है तो ऐसा रहेगा, और दूर का रिलेशन होगा तो और होगा, और दूर का रिलेशन होगा तो ये ऐसा होगा। तो परपेंडिकुलर है मतलब इसका क्या है, r का मतलब 0 है। अगर लाइन ऐसी बन रही मतलब क्या इनमें 0 है। यहाँ पर मतलब लो लेवल है, यहाँ पर ये नज़दीक है। जितनी नज़दीकियाँ बढ़ेगी उतना उनका रिलेशन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। जितनी उनमें दूरियाँ कम होगी उतना उनमें रिलेशन जो है वो गहरा होता जाएगा। क्लियर है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। अब जब हम ये इसके हिसाब से रिग्रेशन के हिसाब से हम आगे एस्टिमेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ जो है वो एस्टिमेशन के अंदर हमें कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है, उसके बारे में। इन द अबोव analysis we showed that the linear regression analysis enables us to predict or estimate the value of dependent variable for the value of independent variable, but our estimate of dependent variable not necessarily would be equal to the observed data. In other words, the regression line may not pass through the all the point of the scatter diagram. समझिएगा। अब हमने तो क्या कर दिया, ये हमारी लाइन थी, इसके हिसाब से हमसे पूछा गया कि अगर ये x इतना होगा तो कितना होगा, तो हमने ये अमाउंट जो है वो इस तरीके से मान लीजिए कैलकुलेट करके बता दिया कि अगर x इतना होगा तो ये y इतना होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि स्कैटर डायग्राम अपन ऊपर ही देखा वो तो ऐसा ऐसा चलता है, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे भी हो सकता था, इस पॉइंट पे भी हो सकता था, इस पॉइंट पे भी हो सकता था, लेकिन हमने लिया किसको, इस पॉइंट को, क्लियर है। तो ज़रूरी नहीं कि स्कैटर डायग्राम पे वो हमेशा रहे ही रहे जो हमने किया है। सपोज वी फिट ए रिग्रेशन लाइन ऑफ यील्ड ऑफ राइज ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बट द रिग्रेशन लाइन्स विल नॉट इनेबल अस टू मेक एस्टिमेट एग्जैक्टली इक्वल। देखो बता तो देगा लेकिन एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं। रीज़न क्या है, इक्वल टू द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ राइस व्हेन देयर इज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रेनफॉल। लेकिन ये 100% बता सकता है क्या कि भाई बारिश अगर जैसे 3 mm होगी तो इतना चावल होगा, इतने किलो चावल होगा, क्या वो एग्जैक्ट बताएगा, वो सेम ही होगा क्या? नहीं। कारण क्या है, वी मे कंक्लूड दैट देयर इज सम एरर ऑफ एस्टिमेशन। और एस्टिमेट जब भी होता है ना, दुनिया में कोई भी एस्टिमेट करेगा ना तो उसका कुछ ना कुछ तो एरर होने के चांसेस रहते ही हैं। जैसे मैंने एस्टिमेट किया कि भाई इस बार कट ऑफ जो जैसे 60% जाएगी, तो क्या 100% 60% जाएगी? नहीं, एरर के चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। द एरर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द यील्ड ऑफ क्रॉप इज डिटरमाइन बाय मेनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर जो हो रहेंगे, एंड रेनफॉल इज ए जस्ट वन ऑफ देम, बारिश जो उसमें से सिर्फ एक है। द डेविएशन ऑफ एस्टिमेटेड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर फैक्टर ऑन द यील्ड ऑफ रेन। और ये जो डेविएशन है उसके मेनली कारण क्या है कि दूसरे फैक्टर, जैसे बारिश के हिसाब से तो था लेकिन फसल जो ज़मीन थी वो उपजाऊ नहीं रही थी। इस बार लगातार 3 बार फसल ले रहे थे, इस वजह से ज़मीन जो उपजाऊ थी नहीं। बारिश तो ठीक थी, बारिश के हिसाब से तो अच्छे चावल होने चाहिए थे, लेकिन ज़मीन क्योंकि अपन ने बीच में खाली नहीं छोड़ी, खेत के अंदर अपने को जैसे 2 फसल ले लिया, 1 फसल के बाद ही छोड़ते हैं, या फिर 2 फसल के बाद छोड़ते हैं, तो 2 फसल के बाद हमने छोड़ी नहीं, तो उस वजह से उपजाऊपन नहीं रहा। तो ये भी हो सकता है। In order to know how far the regression equation has the able to explain the variation in y, it is necessary to measure the scatter of point around the regression line. If all the point in the scatter diagram falls on the regression line, it means that the regression line gives us the perfect estimate of the value of y. समझिएगा। देखो हमने पहले देखा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हमने कहा कि जैसे एवरेज आया कि 10 स्टूडेंट के नंबर का एवरेज आया 7। क्या इसका मतलब ये था कि जो सब स्टूडेंट के नंबर 7 ही थे? नहीं, उसमें से किसी के 5 भी थे, किसी के 9 भी थे, किसी के 5 भी थे, किसी के 4 भी थे, लेकिन एवरेज जो था वो 7 था। तो हमने कहा कि यार 2 क्लास है, 7 दोनों के अंदर अगर एवरेज 7-7 नंबर, इसका मतलब ये नहीं उसमें दोनों में स्टूडेंट एक जैसे हैं। तो हम उसको पता करने के लिए डिस्पर्सन कैलकुलेट करते हैं, इस 7 से इधर उधर कितने हो रहे हैं,
क्लियर है। वैसा वैसा पहले हमने रिग्रेशन पढ़ा, इसके हिसाब से हमने एस्टिमेट किया, लेकिन एस्टिमेट करने के बाद में हम भरोसा तो नहीं कर सकते कि यही होगा। तो हमने कहा कि यार ये कैसे पता करें, तो हमने कहा कि एक काम करो, एरर होने के चांसेस कितने वो पता कर लो। हमने कहा वो कैसे पता करें, तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, देखो एक तो ऐसा स्कैटर डायग्राम जिसके अंदर पॉइंट जो वो एडजेक्ट इसके ऊपर आ रहे हैं, एडजेक्ट इस लाइन के ऊपर पॉइंट जो वो बन रहे हैं, क्लियर है, इधर उधर नहीं हो रहे हैं, तब तो वहाँ पर एरर होने के चांसेस कम है या न के बराबर है कि यहाँ पर कितना होगा। तो अगर हम ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर इतना वाई होगा तो वो सही है। लेकिन अगर पॉइंट ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इसके आसपास चल रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर एक्स ये होगा तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनमें से कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। एक यहीं पर अगर स्कैटर डायग्राम ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, क्लियर है, तो यहाँ पर और भी एरर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्लियर है। भाई आपके जैसे बहुत सारे फ्रेंड में से एक फ्रेंड जो वो क्या होता है, एक बार जो मैं बोलता हूँ मैं वो करता हूँ उस तरीके का, और एक जो है अक्षय कुमार टाइप का है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, उस तरीके का। तो अब भरोसा किसका कर सकते हो, पहले वाले का सलमान खान का कर सकते हो, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई वो बेचारा बोल रहा है कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, बस बात खत्म। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं किसी की नहीं सुनता, मतलब वो कह रहा है कि भाई श्योर हूँ मैं काम करूँगा। एक अक्षय कुमार है वो कह रहा है कि भाई जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अब इस पागल का क्या भरोसा करें कि वो करेगा कि नहीं करेगा, समझ पा रहे हैं आप। अक्षय कुमार के फैन है तो दुखी मत हो जाइए, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स द वेरिएशन ऑफ वाई इज फुल्ली एक्सप्लेन बाय द वेरिएशन ऑफ एक्स एंड देयर इज नो एरर ऑफ एस्टिमेट। अगर ये एडजेक्ट लाइन पे तब तो कोई एरर नहीं होगा। दिस विल बी द केस व्हेन देयर इज ए परफेक्ट कोरिलेशन, या तो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव। बट ए प्लॉटेड पॉइंट डू नॉट फॉल अपॉन द रिग्रेशन लाइन एंड द स्कैटर्ड, और वो स्कैटर्ड मतलब फैले हुए वाइडली विद इट, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई मे बी क्वेश्चन। तो उस केस के अंदर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने कहा कि ये होगा या हमने कहा कि ये वाला पॉइंट होगा, तो आगे वाला कह सकते हैं ना कि भाई ये क्यों, ये वाला पॉइंट भी तो हो सकता है। द रिग्रेशन इक्वेशन will be considered useful in the estimating value of y only if the estimate obtained by using it more correct than those made without it, then only we can be sure in the functional relationship by the x और y। इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो अब ये एरर होने के चांसेस देखो, वहाँ हमने सेंट्रल टेंडेंसी में पहले कैलकुलेट किया कि भाई ये होगा मिड वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू ये है। फिर हमने कहा कि यार ये एवरेज वैल्यू से तो इधर उधर भी हो सकता है, तो हमने कहा कि एक काम करो डिस्पर्सन पता कर लो। तो हमने यहाँ पर भी रिग्रेशन के हिसाब से एस्टिमेट किया। फिर हमने कहा कि यार एस्टिमेट तो कर रहे हैं लेकिन एरर हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि एरर को कैलकुलेट कर दो। तो एरर को कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए भी फॉर्मूला बना। इफ द मेजर ऑफ स्कैटर्ड ऑफ पॉइंट फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन इज लेस देन द मेजर ऑफ स्कैटर्ड ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम देयर मीन, मतलब वो मीन से ज़्यादा फैले हुए है या नहीं है, देन वी इन्फर दैट द रिग्रेशन इक्वेशन इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग वाई। द स्कैटर ऑफ पॉइंट फ्रॉम द रिग्रेशन जो इक्वेशन है उससे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटिंग वाई, कि ये जो है ये कितने पॉइंट इधर उधर हो रखे हैं, इसको अपन कैसे पता करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटिंग जो है उसके हिसाब से पता करते हैं, और उसको हम एस वाई से लिखते हैं, और उसका फॉर्मूला है वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। The interpretation of the standard error of estimating y is the same as that the standard deviation। जैसा standard deviation यूनिवेरिएट के अंदर, यूनिवेरिएट क्यों कहते थे, उसके अंदर एक ही सीरीज होती थी, x का ही अपन स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको बाईवेरिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो सीरीज है x और y। तो जैसा अपन एक सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन था ना, वैसा वैसा यहाँ पर ये क्या है, ये वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन था, यहाँ स्टैंडर्ड एरर है। समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। यूनिवेरिएट में स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रोल है वो बाई वेरिएट के अंदर स्टैंडर्ड एरर का है। क्लियर है। आगे आप एरर में देखेंगे अपन, एरर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर वगैरह वगैरह। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज इन द केस ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें कैसा होता था कि ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन इधर इधर हो गए, तो हमने 48% था, सॉरी 27% का एरिया कवर करते हैं। दो के अंदर हम 95% के लगभग जो है 95.45% का एरिया कवर करते हैं। सेम वैसा वैसा ये भी स्टैंडर्ड एरर भी उसी तरीके से करता है। क्लियर है। मीन से प्लस माइनस वैसा वैसा स्टैंडर्ड है। सेम परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज ऑफ एरिया, वो भी दोनों साइड के अंदर प्लस
एक स्टैंडर्ड वेरिएशन एरर और 2 स्टैंडर्ड एरर के अंदर उसी तरीके से चलता है। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन एंड एक्सप्लेन वेरिएशन। देखो एक्सप्लेन वेरिएशन तो मतलब क्या है कि जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या कारण रहा। अनएक्सप्लेन मतलब कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं वेरिएशन जो है जिसका कोई कारण नहीं था, कि भाई अगर 9,000 के एडवर्टाइजमेंट पे 1,40,000 की सेल होनी चाहिए थी, जबकि सेल हो गई 1,50,000 पे। अब हमने कहा कि 1,40,000 की जगह 1,50,000 जो सेल हुई उसमें से 4,000 जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा सेल हुई, मतलब जो भाव बढ़ गया उस वजह से 4,000 ज़्यादा है। लेकिन 6,000 की सेल ज़्यादा हो गई, उसका अभी तक कोई कारण हमें ऐसा पता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी अनएक्सप्लेन वेरिएशन। टोटल वेरिएशन क्या होगा, टोटल वेरिएशन 10,000 है, जिसमें से अनएक्सप्लेन जैसे 6,000 और 4,000 जो है वो एक्सप्लेन वेरिएशन। समझिएगा 1,40 की जगह 1,50 सेल हो गई, जिसमें से 1,44 तक तो इन्फ्लेशन की वजह से, 4,000 तो इन्फ्लेशन की वजह, तो ये एक्सप्लेन, और 6,000 पता नहीं किस कारण से बढ़ी तो वो अनएक्सप्लेन। ये मिलके टोटल वेरिएशन जो बनेगी, ये इस तरीके का इसका फॉर्मूला जो वो बनता है। ये जो वाई के ऊपर जो कैप लगी हुई उससे हम क्या कहते हैं, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई, कि वाई की कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी। भाई 1,44 में से जैसे 1,44 होनी चाहिए थी, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ के 1,44 होनी चाहिए थी, तो 1,44 तक का तो क्या हो जाएगा जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई, जैसे वाई कैप कहते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है इस तरीके से। द एक्सप्रेशन इक्वेशन एस्टिमेटेड एक्सप्लेन ओनली वाई, जो एस्टिमेटेड है वही करते हैं, पोर्शन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई, जो बाकी बचेगा भाई जैसे अनएक्सप्लेन कितना है कि टोटल में से एक्सप्लेन हटा दो कि 10,000 का वेरिएशन हुआ है, 1,40 की जगह सेल 1,50 हो गई है, 10,000 सेल बढ़ी है, उसमें से 4,000 का कारण पता है, तो बाकी जो बचे वो बिना कारण वाले, मतलब बिना अनएक्सप्लेन है। तो उन्होंने क्या कहा, इज अनएक्सप्लेन और ऑफ्टन टर्म एज रेजिडुअल, उससे हम क्या कहते हैं रेजिडुअल। रेजिडुअल मतलब जो बच गई, क्लियर है। एंड सिग्मा वाई माइनस वाई कैप इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन वेरिएशन, कि जो हमारी एस्टिमेटेड थी उससे ऊपर का जो भी है एरर वो अनएक्सप्लेन वाला कहलाएगा। क्लियर है। तो ये यहाँ तक का जो है वो क्लियर होता है। और अब खेत के अंदर ट्रैक्टर आ चुका है और इस वजह से अब आगे अपन अभी पढ़ नहीं पाएंगे, और बाकी का अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहें, और जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छा अपना एफर्ट जो है वो देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।